नमस्ते। क्या दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नया सैन्य गठबंधन जन्म ले चुका है जो सीधे भारत को तबाह करने की ताकत रखता है? क्या वाकई तीन मुल्ला ताकतें मिलकर भारत के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह रच चुकी है? पहले पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट की खबर आई और उसके ठीक बाद खबर आई कि इस डील में तुर्की भी कूद चुका है, तो इस्लामाबाद की सड़कों पर ऐसा बकरी कुदान देखने को मिला मानो पाकिस्तान ने चांद पर तहमंद लहरा दिया हो। वहाँ की आवाम, वहाँ के मुल्ला और वहाँ के हुक्मरान टीवी चैनलों पर बैठकर ऐसे नाच रहे थे जैसे उन्हें कोई जादुई अलादीन का चिराग मिल गया हो। पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि अब इस्लामिक नाटो बन चुका है। अब अगर भारत ने पाकिस्तान पर हाथ भी उठाया तो सऊदी अरब का था पैसा और तुर्की के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और ड्रोन दिल्ली को मटियामेट कर देंगे। पर सच यह है कि गधे की पूंछ पर रॉकेट बांध देने से वो फाइटर जेट नहीं बन जाता। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, तीन बड़े मुस्लिम देशों का एक मंच पर आना क्या वाकई भारत के लिए कोई खतरे की घंटी है? पाकिस्तान के मीडिया और वहां के हुक्मरानों ने ऐसी डींगे मारी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन समझौते के ठीक 24 घंटे बाद सऊदी अरब ने जो सच उगला उसने पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी को मटियामेट कर दिया। पाकिस्तान जिस कड़वे सच को अपनी आवाम से छुपाना चाहता था, सऊदी अरब ने वो सच पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। और इसी के साथ तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस सो कॉल्ड डिफेंस डील का वो सच बाहर आ गया जिसने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा जोकर बना दिया है। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज तथ्यों, आंकड़ों और कूटनीति के बंद कमरों की उस सच्चाई पर से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे पाकिस्तान अपनी आवाम से छिपाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर इन तीन मुस्लिम देशों के रक्षा समझौते की असली हैसियत क्या है। आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्या कह दिया कि इस्लामाबाद में सन्नाटा पसर गया, और क्यों पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला खड़ा है। दरअसल जब भी पाकिस्तान पर कोई बड़ी कूटनीतिक या आर्थिक विपत्ति आती है या जब भी भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चारों खाने चित करके अलग थलग कर देता है, तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वह तुरंत कटोरा लेकर किसी न किसी अमीर मुस्लिम देश की गोद में जा बैठता है। इस बार उसे मौका दिखा सऊदी अरब और तुर्की के साथ एक साझा रक्षा सहयोग का। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी जाहिल अवाम को यह ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया कि अब तुर्की के सबसे आधुनिक ड्रोन और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स, साथ ही सऊदी अरब के बैंकों में रखा अरबों खरबों का डॉलर पाकिस्तान की ढाल बन जाएगा। लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए कि सैन्य ताकत सिर्फ कागजी समझौतों पर दस्तखत करने से नहीं आती। सैन्य ताकत आती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था से, एक स्थिर सरकार से और देश के आंतरिक अनुशासन से, जो जिन्ना के इस खटारा देश में दूर दूर तक नहीं है। जरा आंकड़ों की हकीकत पर गौर कीजिए। आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अक्सर इतने निचले स्तर पर रहता है कि उसे अपने देश को चलाने के लिए IMF के सामने हर 3 महीने में घुटने टेकने पड़ते हैं। पाकिस्तान का कुल रक्षा बजट भारत के सालाना रक्षा बजट के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भारत जहां आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से तीसरी बनने की ओर अग्रसर है, वही पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कर्जदारों की लिस्ट में टॉप पर आता है। मजे की बात यह है कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की GDP 410 अरब डॉलर के साथ पाकिस्तान की 370 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का कुल संघीय बजट 67 अरब डॉलर है, जो उत्तर प्रदेश के 89 अरब डॉलर से काफी कम है। ऐसे में यह सोचना कि तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश अपनी फलती फूलती अर्थव्यवस्था और कूटनीति को दांव पर लगाकर पाकिस्तान की भीख मांगने वाली आदतों को ढकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक मुगालता है। पाकिस्तान को लग रहा था कि वह इस समझौते की आड़ में भारत को गिद्दड़ भभकी देगा, पर असली झटका तो अभी लगना बाकी था। एक ऐसा झटका जिसने रावलपिंडी के GHQ से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक सबका हाजमा बिगाड़ कर रख दिया है। और यह झटका किसी गैर मुस्लिम देश ने नहीं, बल्कि खुद मुसलमानों के सबसे बड़े केंद्र सऊदी अरब ने दिया है। समझौते पर दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान के दावों के गुब्बारे में सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी सुई चुभो दी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय और उनके शीर्ष राजनयिकों ने एक बेहद ठंडी, सधी हुई और सख्त कूटनीतिक सफाई जारी कर दी।
सऊदी अरब ने साफ लफ्जों में दुनिया के सामने कह दिया कि यह त्रिपक्षीय रक्षा समझौता किसी भी तीसरे देश या किसी विशेष क्षेत्र के खिलाफ नहीं है। इस एक छोटी सी लाइन ने पाकिस्तान के उस पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी जिसके दम पर पाकिस्तानी मीडिया कल रात से छाती पीट पीट कर कह रहा था कि अब भारत की खैर नहीं। सऊदी अरब ने बिना नाम लिए यह साफ संदेश दे दिया कि निश्चित रहिए, हम किसी भी विरोधी एजेंडे का हिस्सा नहीं है। लेकिन सऊदी अरब सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसने आगे जो कहा वह पाकिस्तान के उस परमाणु अहंकार पर सबसे करारा तमाचा है जिसे दिखाकर पाकिस्तान अक्सर दुनिया को ब्लैकमेल करता है। सऊदी अरब ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से जोड़ा कि इस त्रिपक्षीय सहयोग का मकसद किसी भी तरह की परमाणु महत्वाकांक्षा या क्षेत्र में हथियारों की होड़ को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। अब जरा कूटनीति के खेल को और इन आंकड़ों को गहराई से समझिए। पाकिस्तान खुद को दुनिया का एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति संपन्न देश कहता है। दाने दाने को मोहताज होने के बावजूद पाकिस्तान के पास इस वक्त अनुमानित 170 से अधिक परमाणु हथियार हैं और वह लगातार इस जखीरे को बढ़ाने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि वह अपनी इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और परमाणु ब्लैकमेलिंग के दम पर सऊदी अरब को रिझा लेगा और बदले में सऊदी अरब से तेल की मुफ्त सप्लाई और अरबों डॉलर के नए वित्तीय पैकेज हासिल कर लेगा। लेकिन सऊदी अरब ने अपने आधिकारिक बयान में विशेष रूप से परमाणु शब्द का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी। सऊदी ने साफ कर दिया कि वह पाकिस्तान की किसी भी गैर जिम्मेदाराना न्यूक्लियर एक्टिविटी या परमाणु खेल का पार्टनर नहीं बनने वाला है। असल में सऊदी अरब आज बदल चुका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को विजन 2030 के तहत एक आधुनिक और वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना रहे हैं। इस विजन को पूरा करने के लिए सऊदी अरब को भारत जैसे विशाल बाजार, भारतीय तकनीक और भारतीय कंपनियों की सबसे ज़्यादा जरूरत है। सऊदी अरब कभी भी एक दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के लिए भारत के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को दांव पर नहीं लगा सकता। पाकिस्तानी मुल्ला इस समझौते को एक इस्लामिक ब्लॉक या सुन्नी मिलिट्री एलाइंस के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे अपने देश के अंदर बैठे कट्टरपंथियों को यह दिखा सके कि देखो, पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। लेकिन सऊदी अरब ने तीसरी सबसे बड़ी बात यह कही कि यह कोई सांप्रदायिक ब्लॉक नहीं है। यह बयान पाकिस्तान के पिछवाड़े पर लात जैसा है। दरअसल सऊदी अरब का यह बयान ईरान और मध्य पूर्व के अन्य देशों को शांत रखने के लिए था। कुछ समय पहले ही चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हुई है और दोनों के कूटनीतिक संबंध सुधरे हैं। सऊदी अरब आज एक बेहद परिपक्व देश की तरह व्यवहार कर रहा है। वह नहीं चाहता कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे अस्थिर देशों के साथ मिलकर वह कोई ऐसा नया मोर्चा खोले जिससे मध्य पूर्व की शांति भंग हो या ईरान के साथ उसके रिश्ते फिर से तनावपूर्ण हो जाए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यह समझौता महज एक सद्भावना और सीमित तकनीकी आदान प्रदान का जरिया है। यह कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है जैसे कि नाटो का आर्टिकल 5 होता है, जिसके तहत अगर एक देश पर हमला हुआ तो उसे सब पर हमला माना जाता है और बाकी देश अपनी सेना लेकर युद्ध में कूद पड़ते हैं। इस समझौते में ऐसा कोई क्लोज नहीं है। तो फिर अब सवाल उठता है कि अगर यह समझौता न तो भारत के खिलाफ है, न ही इसमें परमाणु सहयोग है और न ही यह कोई नया इस्लामिक ब्लॉक है, तो फिर इस तीन देशों के समझौते की असली हैसियत क्या है? असल में यह वही मामला है कि खोदा पाड़ और निकली चुहियां। तुर्की एक ऐसा देश है जो इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। तुर्की अपने रक्षा उत्पादों जैसे ड्रोन मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए सऊदी अरब के रूप में एक बड़ा, अमीर और मोटा खरीदार चाहता है। वहीं सऊदी अरब अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए तुर्की की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि उसे अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़े। और इस पूरे खेल में पाकिस्तान की हैसियत क्या है? पाकिस्तान इस डील में सिर्फ एक बिचौलिया या ग्राउंड फैसिलिटेटर से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे इस उम्मीद में टेबल पर बैठने का मौका मिल गया कि शायद बड़े भाइयों की बातचीत के बीच उसे भी कुछ खैरात या पुराने कर्ज की अदायगी में थोड़ी मोहलत मिल जाए। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका खौफनाक सपना दिखाकर पाकिस्तान के मुल्ला अपनी आवाम को पिछले 24 घंटे से बहला रहे हैं और भारत को डराने की बचकाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से कारगिल या 1971 जैसी आर पार की जंग छिड़ जाए तो क्या तुर्की के लड़ाकू विमान इस्लामाबाद और लाहौर की आसमान की हिफाजत करने के लिए उड़ान भरेंगे?
क्या सऊदी अरब के टैंक और उनके सैनिक भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ मार्च करेंगे? क्या इस नए समझौते के तहत इन दोनों देशों की सेनाएं पाकिस्तान की जमीन पर उतरकर भारत की सेना का मुकाबला करेगी? अगर आप भी या पाकिस्तान की जाहिल जनता भी ऐसा सोच रही है तो जरा ठहरिए, क्योंकि कूटनीति के बंद कमरों का जो सच अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के कलेजे को चीर कर रख देगा और उनके इस झूठे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा देगा। सऊदी अरब की सेना पाकिस्तान के लिए भारत से लड़ेगी, यह इस सदी का सबसे बड़ा और सबसे भद्दा मजाक है। जरा वैश्विक अर्थव्यवस्था और आंकड़ों की कड़वी हकीकत को समझिए। सऊदी अरब आज तेल पर अपनी निर्भरता खत्म करके खुद को एक ग्लोबल बिजनेस और टूरिज्म हब बना रहा है। सऊदी अरब के इस विजन 2030 को पूरा करने के लिए दुनिया में अगर सबसे मुफीद और बड़ा कोई देश है तो वह भारत है। आज भारत और सऊदी अरब के बीच सालाना व्यापार लगभग 43 से 50 अरब डॉलर का है, जिसे दोनों देश आने वाले समय में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का एक रोड मैप तैयार कर चुके हैं। भारत की रिलायंस से लेकर टाटा और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने सऊदी अरब के मरुस्थल में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। भारत सऊदी अरब से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ऐसे में क्या सऊदी अरब एक कंगाल कर्जदार FATF की ग्रे लिस्ट के मुहाने पर खड़े और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान के लिए भारत जैसे महाशक्तिशाली परमाणु संपन्न और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यापारी पार्टनर से दुश्मनी मोल लेगा? कभी नहीं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सऊदी अरब अपनी सेना भेजना तो दूर, वह सिर्फ एक ही काम करेगा। वह रियाद से कूटनीतिक और औपचारिक बयान जारी करेगा जिसमें दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने की अपील की जाएगी। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की के राष्ट्रपति अक्सर खुद को मुस्लिम अवाम का नया खलीफा और मसीहा साबित करने की नाकाम कोशिशों में जुटे रहते हैं। तुर्की वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर कश्मीर पर जहर उगलता है, जिससे पाकिस्तानियों को लगता है कि एर्दोगन उनके सगे चाचा हैं। लेकिन याद रखिए, कूटनीति में कोई किसी का चाचा या भाई नहीं होता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित काम करता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंदूक उठाने की नौबत आएगी तो अंकारा के पैर कांपने लगेंगे। इसके पीछे दो सबसे बड़े और अकाट्य कारण हैं। पहला कारण, तुर्की नाटो का एक सक्रिय सदस्य देश है और नाटो के बेहद कड़े और सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य देश अपनी मर्जी से किसी गैर नाटो देश की निजी जंग में अपनी सेना को नहीं झोंक सकता। अगर तुर्की ऐसा करता है तो उसे नाटो से निष्कासित किया जा सकता है और अमेरिका समेत पूरे यूरोपीय संघ के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, तुर्की की अपनी घरेलू हालत इस वक्त बद से बदतर है। तुर्की खुद पिछले कुछ समय से भयंकर आर्थिक कंगाली और 70% से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की मार झेल रहा है। तुर्की की मुद्रा लीरा लगातार गिर रही है। ऐसी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के साथ तुर्की किसी दूसरे देश के लिए युद्ध लड़ने की हैसियत में ही नहीं है। तो फिर युद्ध में तुर्की क्या करेगा? यहां आता है तुर्की का असली दोगलापन। युद्ध की स्थिति में तुर्की का इरादा पाकिस्तान की निस्वार्थ मदद करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की लाचारी का फायदा उठाकर अपना डिफेंस बिजनेस चमकाना है। तुर्की पाकिस्तान को भारी भरकम कीमत पर ब्लैक मार्केट या गुप्त समझौतों के जरिए अपने वायर कटार ड्रोन, घातक मिसाइल, गोला बारूद और सैन्य सॉफ्टवेयर बेचेगा। यानी वो पाकिस्तान को जंग की आग में झोंककर खुद अपनी तिजोरी भरेगा। वह पाकिस्तानियों की लाशों पर सिर्फ अपने हथियारों का धंधा चमकाना चाहता है। मैदान में आकर भारत के राफेल और सुखोई का सामना करना अंकारा के बस की बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसने सऊदी और तुर्की को साथ मिलाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान शायद यह भूल गए कि जिस कूटनीति की किताब को पढ़कर वे आज डींगे मार रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री और कूटनीतिज्ञ उसके कई पन्ने बहुत पहले ही फाड़कर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक चुके हैं। जब पाकिस्तान इस खोखले समझौते के सपने देख रहा था, तब नई दिल्ली के चाणक्य शांत बैठकर एक ऐसा काउंटर प्लान बना चुके थे जिसने इस तथाकथित त्रिपक्षीय गुट की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। भारत का वो काउंटर प्लान क्या है जिसके आगे ये तीनों देश नतमस्तक है? आइए उस सस्पेंस से भी पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात सऊदी अरब की।
भारत ने सऊदी को सिर्फ व्यापार में नहीं बल्कि भविष्य के सबसे बड़े वैश्विक प्रोजेक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इस तरह बांध रखा है कि सऊदी चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता। यह कई अरब डॉलर का वो मेगा प्रोजेक्ट है जो भारत को सीधे मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगा और इसका मुख्य केंद्र सऊदी अरब है। इसके अलावा भारत अब सऊदी अरब के साथ रुपया और रियाल में सीधे व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। सऊदी अरब अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान के चक्कर में आकर भारत से रत्ती भर भी रिश्ते बिगाड़े तो उसका पूरा विजन 2030 और अरबों डॉलर का यह इंटरनेशनल कॉरिडोर हमेशा के लिए मटिया मेट हो जाएगा। यही वजह है कि समझौता होते ही सऊदी ने भारत के आर्थिक और रणनीतिक खौफ के कारण तुरंत सफाई पेश कर दी। अब आते हैं तुर्की पर। तुर्की जो अक्सर कश्मीर का राग अलापता है, उसे उसकी औकात दिखाने के लिए भारत ने इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक और बैलेंसिंग कूटनीति का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि आज तुर्की चारों खाने चित है। भारत ने तुर्की को घेरने के लिए उसके ध्रुव विरोधी देशों जैसे ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को एक नए आसमान पर पहुंचा दिया है। भारत आज आर्मेनिया को अपनी अत्याधुनिक पिनाका रॉकेट सिस्टम और घातक एंटी टैंक मिसाइलें सप्लाई कर रहा है, जिससे तुर्की और उसके चमचे अजरबैजान के खेमे में खलबली मची हुई है। इसके साथ ही तुर्की का भारत के साथ व्यापारिक घाटा बहुत बड़ा है, यानी तुर्की भारत को सामान ज़्यादा बेचता है और भारत से काफ़ी कमाता है, लेकिन भारत वहाँ बेचता कम है। भारत ने जैसे ही तुर्की से इंपोर्ट होने वाले सामानों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर सख्ती दिखानी शुरू की तो अंकारा के सुल्तान के तेवर तुरंत ढीले पड़ गए। मतलब बिल्कुल साफ और शीशे की तरह कड़क है। पाकिस्तान ने जिस इस्लामिक नाटक का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा था वह सिर्फ एक कागजी गुब्बारा है, जिसे सऊदी अरब ने अपनी सुई से एक ही दिन में फुस कर दिया। इतिहास गवाह है और कूटनीति का नियम भी। किराए के टट्टू और उधार के हथियारों से कभी कोई देश जंग नहीं जीत सकता। सऊदी का पैसा सिर्फ सऊदी के विकास के लिए है और तुर्की की तकनीक सिर्फ तुर्की के मुनाफे के लिए है। पाकिस्तान के आत्मघाती और भारत विरोधी सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान कंगाली के कटोरे में कूटनीति ढूंढ रहा है, जबकि भारत अपनी आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य ताकत के दम पर आज पूरी दुनिया को चला रहा है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान कल भी अकेला था, आज भी अकेला है और अगर उसने अपनी आतंकी और भारत विरोधी नीतियों को नहीं सुधारा तो बहुत जल्द वो दुनिया के नक्शे से भी अकेला ही साफ होगा, क्योंकि गधे की पीठ पर फाइटर जेट का स्टिकर लगा देने से उसकी औकात और रफ्तार नहीं बदलती। यह इस तथाकथित रक्षा समझौते का सबसे बड़ा, कड़वा और अंतिम सच है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।